ओके, हम आज की क्लास में बात करेंगे कि कैसे मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जो आप खनिज देखते हो उनसे कैसे मेटल को निकाला जाता है, वो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। एक छोटा सा ना, आप सभी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है? यस Yes, sir. आप लोगों को वैलेंसी बैलेंस पता होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं एक से लेके, अरे वाइट नहीं, क्योंकि वाइट पे दिखेगा नहीं बाद में। यहाँ पे ना कुछ एलिमेंट का नाम लिखता हूँ मैं। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, जो है आप लोगों को बताया गया होगा। पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है ना? नो सर। अच्छा, नहीं No, पढ़े, ठीक है। No, हम यहाँ sir. पे हाइड्रोजन, No, हीलियम, लिथियम, हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कैसे रखोगे? हाय, मैं लिख ही देता हूँ, पूरा चित्र बना ही देता हूँ आपके कॉपी। 3 पेज ऐड होगा, 3 पेज, कोई नहीं। यहाँ पे आपके लिए जो है बना ही देता हूँ, आप याद भी रख लेना। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ठीक है। BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है। अब यहाँ पे हाय का मतलब लिखते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट नाम लिखते हैं हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 1। यहाँ एलिमेंट नेम है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एटॉमिक मास है, atomic mass. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पूरा एक ही बार में कंप्लीट कर रहा हूँ। Electron. यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सर, कोई अंकिता कुमारी कह रही कि आपकी साउंड नहीं आ रही उसमें। आप एक बार बेटा लेफ्ट करके वापस से जुड़ जाओ। अंकिता, मेरी आवाज आ रही है ना? और यहाँ पे क्या हो जाता है? बैलेंस। ठीक है, ओके, एक एक करके बात करते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एटॉमिक मास रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऑड हो तो आप सिंपली क्या करना, 2n+1 कर देना। इवन हो तो 2n मास निकालने का तरीका कर देना। यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। हम दूसरा बात करते हैं हेलो। हेलो का हीलियम होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 2, तो यानी कि 2 इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब होता है 2 से डिविजिबल हो, ऑड का मतलब होता है 2 से डिविजिबल नहीं हो। देखिए 4 वर्ड है, तो यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, और ऑड का मतलब क्या हो जाता है? 2n+1, यानी कि जो है 2 से डिविजिबल नहीं हो। 3 है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मास कितना हो जाएगा? n यहाँ पे क्या लेना है? एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिथियम। लिसन से क्या हो जाता है? Li, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथियम।
चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट में हाइड्रोजन, हीलियम और Li। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। लिथियम, लिसन से क्या हो जाएगा? लिथियम। जी। बढ़िया, ठीक है, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा सारी चीजें जो मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद लिसन हो गया, फिर क्या आ जाएगा? बीबीसी। यहाँ पे लिथियम कितना हो जाएगा? 3। अब ये बताइए ऑड है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? 7 बी, बेरिलियम। सर 7 कैसे हुआ? ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या लगेगा? 2n + 1, n कितना है? 3, तो 2 × 3 6 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 7। बेरिलियम 4, तो 4 का यहाँ पे याद रखिएगा ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा Yes, sir. कितना हो जाता है? ये 9। Yes, sir. ये यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला फिर क्यों बताया? ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बताया, ताकि कि आपको क्या हो जाए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ऑड इवन से आप क्या कर सकते हो? किसी का भी मास निकाल सकते हो। ठीक है, बेरिलियम। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 ऑड है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, फिर कार्बन, कार्बन का क्या हो जाएगा? 6, एंड ये कितना हो जाएगा? 12। फिर क्या हो जाएगा? न्यूज से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर 7, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? ये भी याद रखिएगा, 14 होना चाहिए। 15, लेकिन होता है कितना? 1 से लेकर 10 तक में आपको बेरिलियम एंड जो है नाइट्रोजन को याद रखना है। जनरली कार्बन सभी को याद ही होता है, 14 होता है, बेरिलियम का बस हमें याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? न्यूज के बाद, बाकी आपको याद नहीं रखने हैं। बेरिलियम, न्यूज, ऑन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 16। 16. हमारे पास कितना बचा? फ्राइडे। फ्राइडे का कितना हो जाएगा? 9। फ्लोरीन, Fluorine. 9। क्लोरीन और ये कितना हो जाएगा? 18। 18। 18. अब मैं यहाँ पे ना आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रहे हो। आपको पता है कि जैसे इस तरह का आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। यस, पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, Yes, sir. तो फर्स्ट ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? 2n²। 2. हाँ, अब यहाँ पे आपको ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन हम सब पूरे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 2n² होगा। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर 1 ले लेते हैं n की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकेंड में n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो कितने हो जाते हैं? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब n की वैल्यू 3 ले लोगे। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बोलोगे? यानी कि 4 का स्क्वायर 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32। यानी कि इस प्रकार से जो क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। ठीक है, लेकिन हम पीरियोडिक टेबल में जो यूज करते हैं, जिसको मैजिक नंबर कहा जाता है, 2, 8, 8, 18, 18, 18, 32, 32, ये जो है क्या है? मैजिक नंबर है। आप इसी नंबर के अनुसार से इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो इसका मतलब नहीं समझा सर मैं तो। इसका मतलब है कि पहले ऑर्बिट में जो फर्स्ट सेल होगा उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। सेकेंड जो ऑर्बिट होगा उसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 8। थर्ड में भी कितना रखना? 8। फोर्थ में कितना रखना? 18।
अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप सेकेंड ऑर्बिट में 3 नहीं रखोगे, पहले वाले को ऑर्बिट को फिल करोगे, उससे बच जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट ऑर्बिट में फिल करोगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए भरते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब हमने यहाँ से भरना शुरू कर दिया। हाँ, किसी को कोई डाउट है आस्था? ओके, यहाँ पे सर फर्स्ट अगर ऑर्बिट, जैसे थर्ड में, हाँ क्या बोले आस्था? सर जैसे थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो सर हम वहाँ पे सिर्फ 80 क्यों कर रहे? वेरी गुड, आपका क्वेश्चन है कि सर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 जब यहाँ पे रख सकते तो आपने 8 ही क्यों रखा? ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे स्टेबिलिटी के अनुसार से रखा जाता है। आपके पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप में 2 एलिमेंट होंगे, फिर आपके 8 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे। इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं। लेकिन इस सेल में, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, लेकिन हम रख कितना रहे हैं, 8। क्यों? इससे ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि वो कंपाउंड जो है स्टेबल नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 रखते हैं। ओके, बोलिए आज तक क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, 1 तो हम रख ही सकते हैं। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास 2, यहाँ पे रख दिए, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में 3 है, फर्स्ट में कितना रखेंगे, 2, 1 रख देंगे। ठीक है, सिमिलरली मुझे बताइए कि इसमें कितना हो जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, कॉमन। सर पीछे वाला फिर से समझाना। ये वाला यस सर। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के इस प्रकार से अरेंज, यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। अभी इतना ही जान लीजिए, इस सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। जब सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं तो जिस कारण से क्या होगा कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे वो 2n² होंगे। n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। मैं यहाँ लिख भी देता हूं एक बार अच्छे से, 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एनी ऑर्बिट, या सेल भी कह सकते हो। ठीक है, और यहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप कौन सा ऑर्बिट ले रहे हो? हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, न्यूक्लियस ले लिया। अब जैसे ही इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन कौन से में घूम रहा है, तो हमने कहा कि भाई किसी में भी जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो 2n² के अनुसार से घूमेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 1, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसमें ये मैक्सिमम है, लेकिन एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2, 8, 18, 18, 32, 32 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, ये सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। हमने कहा कि इस सेल में, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि आप लोग एक रूम ने, आप लोगों ने परचेज किया, जब आप जो है बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, और उसमें कहा कि 2 लोग रह सकते हैं, तो मैक्सिमम उसने कहा 2 लोग रख सकते हैं। अब इसमें तीसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा रहने में। तो इसी कारण से जो फर्स्ट सेल की जो ऑर्बिट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन होती है, फिर थर्ड सेल की जो होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, फिर 18 होती है मैक्सिमम। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हम अरेंज करते हैं वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 के अनुसार से करते हैं। बोले अब क्लियर है? यस तो तो हमने कहा कि भाई फर्स्ट में 2 जो बच गया तो सेकंड में। सिमिलरली बोरोन का 2,3 यानी कि जो बच गया किस में आ जाएगा, थर्ड में आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन क्या हो जाएगा, 2,4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,5, फिर 2,6, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2,7। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि यहाँ पे जो है फ्लोरीन यानी कि जो है नियॉन का लिख सकते हैं तो 2,8। अगर हम सोडियम का लिखते 11 होता है तो क्या हो जाता है 2 पहले सेल में, फिर सेल में कितना हो जाएगा 8, फिर उसके कितना बाद बचेगा comma 7 यानी कि 1 यानी कि 2,8,1 हो गया। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक हम लोग सीखते हैं। अब जो लास्ट सेल में बचा होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना। जो लास्ट सेल में, यहाँ तो एक ही लास्ट सेल है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, जो लास्ट सेल में, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब देखिए वैलेंसी के लिए, वैलेंसी के लिए क्या कीजिएगा, अगर 1 2 3 4 हो तो, या 1 2 3 हो तो आप एज इट इज लिख देना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। फिर से ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि अगर 1 2 3 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज लिख देना वैलेंसी के लिए। लेकिन अगर 4 या 4 से ज्यादा हो तो आप क्या करना कि 1 में से माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों कहोगे सर आपने कहा 1 2 3 हो तो लिखना, हीलियम नोबेल गैस होता है, आप इसको मान सकते हो कि यहाँ पे जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हम आपको ये याद रखने का तरीका बताते हैं ताकि कि आपको मैक्सिमम चीजें याद रहे। अब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, अब 4 हो गया तो हम क्या करेंगे, किसमें से माइनस करेंगे 8 में से। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब मेरे ख्याल से आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप जो है 10 से लेके 20 तक लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। क्या आप लोग लिख लेंगे? अब मैं यहाँ पे आपके लिए जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ना मांगो या ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक है, क्या करना है, हाँ ये याद रखने का एक तरीका है, ना मांगे अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। तो भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, सद्बुद्धि दे, हम अपने काम के लिए जो है पढ़ सके। ठीक है, मैं यहाँ पे आधा लिख देता हूँ, आधा आप लोग पूरा अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इधर साइड हम लोग जो है निमोनिक्स लिखते हैं, ना यानी कि सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर 11। मास नंबर कितना हो जाएगा, ऑड है तो कितना हो जाएगा 23। हाँ, मांगे से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, बोलिए बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 कैसा इवन है तो यानी कि इवन के लिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर मांगे से क्या हो गया, अल्लाह से एल्यूमिनियम, ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा ऑड है तो यानी कि 13 इंटू 2 27 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 27। ना मांगो अल्लाह से क्या हो जाएगा सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14, और ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 2 से डिविजिबल है तो यानी कि कितना हो जाएगा 28। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है पेप्सी, पेप्सी से क्या हो जाएगा फास्फोरस, 15, और 15 कितना होगा ऑड तो यानी कि 31। फिर क्या हो जाएगा सोडा से सल्फर, तो सल्फर कितना हो जाएगा 16,
32 क्लोरीन बोला से क्या हो जाएगा क्लोरीन, और इसका 17, इसका मास नंबर याद रखिएगा 35.5 होता है, 35 नहीं होता है, यानी कि 5 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्गन के लिए। आर्गन के लिए भी याद रखिएगा सर इसका ही क्यों हो जाता है 35.5। यस इसका एवरेज मास निकालते हैं। आप लोग कभी देखना हाइड्रोजन का 1 नहीं होता, 1.0102 होता है, 1.002 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको मोल कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। वो बेसिकली एवरेज मास निकाला जाता है। ये तो हम याद रखने का तरीका बताया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम लोगों ने बनाया है ताकि कि आप लोगों को याद रख सके। ठीक है, और ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इसका मास जो है पाया जाता है, ये एवरेज मास होता है। आपको अगर जो कहोगे तो किसी दिन मैं बता दूंगा, जब हमारे पास समय बचेगा ना तो बिल्कुल मैं ये बता दूंगा। आप लोग नोट डाउन करके रख लेना जो हमसे पूछना है। ठीक है, 19 पोटासियम हो जाता है, कीमती से क्या हो जाता है पोटासियम, हाँ और 90, और ये कितना हो जाता है 39, और कैल्शियम तू आ रहा है आप म्यूट कर दीजिए। पासपोर्ट सही चाहिए अब बना लेंगे। अरे मानव मानव बोलिए कहाँ है मानव? म्यूट हुए कि नहीं? 1 मिनट पहले मैं मानव को, मानव मानव मुझे देख ही नहीं रहा है। चलिए वो शांत हो गई है। सर लेफ्ट हो गया है। अच्छा लेफ्ट हो गया है, इसीलिए नहीं देख रहा। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए गुंजन, गुनगुन सॉरी। सर क्या बोलूं? आपका रेज हैंड है? ओके ठीक है, ओके ये हो गया। ओहो छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए हो जाता है मिस्टेक। ट्वेंटी और ये कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस एंड वैलेंसी लिखना है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताना था कि कैसे कोई कंपाउंड आपस में जो है क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने क्या करा, देखो क्लोरीन जो है आपको पता है 17 होता है, तो 17 होता है क्लोरीन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2,8,1। ठीक है, यानी कि जो 2,8,1 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सर वो क्लोरीन को दे देगा एक। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपाउंड है ना, या जो भी एटम है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल करने के 2 तरीके होते हैं जनरली। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बेसिकली 2 टाइप के बनेंगे, एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब क्या हो जाए कि एक एटम दूसरे को पूरा पूरा दे दे। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैंने कहा कि सोडियम को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फर्स्ट में कितना होगा 2, सेकेंड में कितना होगा 8, एंड थर्ड में कितना होगा 1। ठीक है, साक्षी का जो पूछना चाहती होगी हाँ, रेज हैंड। पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर जो आपने पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम ही है? हाँ, वो आइसोटोप आपने पढ़ा होगा, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोस्टेयर्स पढ़े हैं 9th में। और हमने अच्छा, तो सिर्फ आइसोटोप और आइसोबार पढ़ा है। बड़े
हाँ यस ठीक है। तो उसी में जो है कैल्शियम आता है, यानी कि जिसका मास सेम होता है उसको आइसोबार कहते हैं। तो कैल्शियम और आर्गन का मास सेम होता है अप्रोक्सीमेटली 39.9 होता है करीब करीब आर्गन का, और इसी 40 होता है 14 पॉइंट समथिंग, तो हम उसको अप्रोक्सीमेट सेम ही ले लेते हैं। ओके यस सर। ओके चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे थोड़ा सा बढ़ा के, पेज ऐड करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि Na लिखा, Na के पास हमने कहा कि यहाँ पे क्या है कि बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, और क्लोरीन के पास कितने हैं 2,8,7 है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट, सिर्फ मैं लास्ट वाला सेल बना रहा हूं 2,8 को हटा के, ये न्यूक्लियस है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन में मैं बाहर वाला सेल बना रहा हूं, 2,8 को नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे कितने 7 है। एक को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, क्रॉस से। 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। अब देखो मैंने कहा कि ना दुनिया में जितने भी कंपाउंड है ना, वो ऑक्टेट अगर जब कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे वो शेयरिंग करके करें या कंप्लीट ट्रांसफर करके करें। हाँ बोले ना, ठीक है, वो स्टेबल कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कर जाते हैं। अब जैसे ही स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि मेरे से ले लो, और किसको दे देता है, क्लोरीन को। और जैसे ही क्लोरीन को दे देता है तो इसके पास तो क्या आ जाता है Na, और यहाँ पे पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कह देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनायन कह देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बाकी मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जिस पे आता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है, निगेटिव, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अनायन कह देते हैं। ओके, और आपको पता है कि अपोजिट चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये जो फोर्स लगने लगा, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को हमने बॉन्ड के फॉर्म में कहा आयोनिक बॉन्ड का। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है, और जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास क्या है, निगेटिव है। इस कारण से यहाँ पे जो फोर्स क्या है, उस फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिनको याद नहीं होगा कि सर हम तो कैटायन एनायन भूल जाए, यहाँ पे देखिए कि कैटायन में क्या है, ये प्लस है, तो कैटायन में चार्ज कैसा होगा, प्लस वाला होगा। एनायन है, यहाँ पे एन है, तो एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। वापस से चलते हैं अपने। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि जहां भी मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। आयनिक बॉन्ड। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है कि Na एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, यहाँ बच जाता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर जब एक मेटल एक नॉन मेटल हो तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ सेकंड पॉइंट, आयनिक बॉन्ड is formed
between the metal and non-metal. non-metal. अच्छा मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पे मेटल कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल कैसा करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। निगेटिव, क्योंकि इस पे क्या करेगा? जो ले लेता है उस पे चार्ज कैसा आ जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है। अगर Electrostatic सेम force. चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज होता है तो क्या करता है? अपोजिट चार्ज। Attract. हाँ Attract each other. एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हाँ, या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो फिर शेयर करेंगे। सर वो कभी देते क्यों नहीं है? बेटा उसके पास गरीबी है ना। ठीक है, मैं रीजन भी समझा देता हूँ। अब नहीं तो हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, देखो सिर्फ पहला स्लाइड भी नहीं पढ़े हैं। ओके, चलिए मैं फिर से एक पेज ऐड करता हूँ। और आपका बस बढ़िया क्वेश्चन है, काफी जो है आप सोचे हैं, बढ़िया बात है। बच्ची का क्वेश्चन है कि सर मुझे ये बताओ कि सोडियम के पास में स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले। ये 2 है, ये 8 है और यहाँ पे 1 है। समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्लोरीन का बना देता हूँ, ये किसका है? सोडियम का। और यहाँ पे हम बनाते हैं क्लोरीन का। ये न्यूक्लियस है और ये 2 है, ये 8 है और ये 7 है। ये 2 है, ये 8 है, ये 7 है। ठीक है। अच्छा मुझे बताना, ध्यान से सुनना मेरी बातें। मैंने कहा कि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप लोगों को पता है प्रोटॉन कितना होता है सोडियम में? सर सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन के। हाँ, यानी कि 11 प्रोटॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाता है? इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूँ, 11। यहाँ पे प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। एंड न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 18। थोड़ा सा इसको भी इसी प्रकार से अरेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन 11 एंड न्यूट्रॉन 12। ओके, ध्यान से सुनना। अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया तो प्रोटॉन 11 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन को तो आपने छेड़ा नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18। अगर ऐसा हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगेंगे? रिपल्सन करने लगेंगे। अगर रिपल्सन मार धार एकदम शुरू हो जाएगा, कहेगा कि तू मेरे घर में घुस गया, तू उसके घर में जा, तो इस प्रकार से क्या होने लगेगा? यहाँ पे रिपल्सन होने लगेगा, मार धार शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मार धार शुरू होगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा। आप लोग क्या चाह रहे हो कि रिएक्शन किस लिए करा रहे हैं? ताकि कि क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए। हाँ, इसी कारण से अब मान लो दिल्ली जैसे शहर है, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। वहां पे मेरे पास 2 दोस्त आ जाए तो मैं क्या उनको रख पाऊंगा? क्या काफी दिक्कत होगी, क्योंकि एक छोटा सा रूम होता है दिल्ली सब में, शहर में। अब गांव घर में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा घर है, कहीं भी लोग जो है रह लेता है। लेकिन शहर में क्या है कि चारों तरफ घर ही घर है, कहीं रोड पे भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए वहां पे क्या होने लगेगा? रिपल्सन होने लगेगा। लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, इसके पास प्रोटॉन 17 थे
अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18 हो गए। तो ज्यादा चेंजिंग नहीं हुआ। इसी कारण से ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। जिसकी बड़ा घर है, बड़ा फैमिली है, वहां पे एक आदमी चले भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर रिपल्सन कम होता है। इस कारण से ये क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या करेगा? 11 प्रोटॉन की बस की बात नहीं है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सके, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है, जिस कारण से वो क्या रहे, यानी कि उनके पास रहे। और अगर जब पास में नहीं रह पाएगा तो जिस कारण से वो क्या जाएगा? स्टेबल नहीं होगा। इसी कारण से ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या क्लियर है? सर ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं पचा सकता है पर वो 1 को पचा सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे सही बात है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को जो है नहीं पचा सकते, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं। वेरी गुड। आप लोग जैसे समझना है, हमने घर के एग्जाम्पल के साथ समझा है, आप लोग जैसे समझना है समझ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़े। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा? यस सर। आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर शेयर कर, अगर जो मान लो कंप्लीट, यानी कि एक तरह से राजा लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये तुम्हें दे दिया तो यानी कि फिर मांगते नहीं है। तो ये भी कैसे होते हैं? यानी कि जो है दे देते हैं तो फिर किसी से मांगते नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, दूसरा टाइप का होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हमें जरूरत नहीं है तो इसलिए हम अभी जो है नहीं बता रहे हैं, आगे कभी जो है बता देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, अब मैग्नीशियम है 2,8,2 और ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 दे देता है तो पॉजिटिव आ गया। क्लोरीन है यहाँ पे। मैं ना आपको एक और चीज सिखाता हूँ, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैं पहला एग्जांपल लिया NaCl का। आप सभी को दिक्कत होता होगा, सर N2 ले, Cl2 ले, क्या ले? इसकी NaCl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। 2,8,1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने कहा था लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 2 3 तो वही वैलेंस हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन की भी 1 होती है। आप इनको ना क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? NaCl। सिमिलरली H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालते हैं तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2, और हमने इसे क्या क्रीज क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई कर दिया, H2O बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊं तो CO, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, कटता है तो कटा दीजिए और इसको क्रीज क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता है फॉर्मूला बनता है CO2। इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ने क्या करा कि उसके पास 2,8,2 इलेक्ट्रॉन था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। जब डोनेट जितने इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे समझिए, आपको मैं समझाने के लिए कहानी के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग सेठ साहूकार लोग हैं। सेठ साहूकार समझते हो? यस सर। जिससे पैसे उधार लेते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ना 10 रुपये उधार दीजिए, तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर मैं दूंगा, लेकिन उसके बदले ब्याज लूंगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जो सेठ साहूकार पैसे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और मैंने लिया तो मैं क्या हो गया? ऋणी हो गया, नेगेटिव, यानी कि निगेटिव हुआ ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। जो देता है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी कि आप लोग क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे, और मैं कैसा हो जाऊंगा? निगेटिव हो जाऊंगा। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने जैसे ही 2 डोनेट किया वो कितना हो गया? 2+, यानी कि जो है ये कैटायन हो गया, और जिसने लिया उसको क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा। यही बात लिखा हुआ है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन पे चार्ज मैंने बताया T मतलब पॉजिटिव, एनायन N मतलब जो है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन क्लोरीन कितना लेगा? एक ही तो लेगा। अब इसके पास टेंडेंसी कितनी इलेक्ट्रॉन लेने की? एक। तो ये कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तो मुझे दे दो, और दूसरा अपने भाई को बुला के ले आएगा। और जैसे ही बुला के लाया, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आपको फॉर्मूला बताया था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, Mg का 2 Cl का 1, इसको क्रिस क्रॉस मेथड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार है MgCl2। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग क्या कह देते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो बनता है कंपाउंड है उसको आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि आयन बन रहा था, इसीलिए आपने आयोनिक कंपाउंड कह दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहा आपने? आपके मन में आ रहा होगा, बोलिए, आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जो है ट्रांसफर हो रहा है ना, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नाम दे दिया। वही कहते हैं, द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? नो सर। नो सर। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक बॉन्ड की, हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं, हाँ, ताकि कि आप लोगों को भी पता लग सके कि इनकी जो है कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल नेचर, आपको याद रखना, आयनिक बॉन्ड के 2 नाम होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट। ओके, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जब आयनिक बॉन्ड बनता है, तो हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं, फिर आपको आगे की चीजें जो है सिखाएंगे। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनको, ये जितने भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपसे पूछेगा क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? वीक फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है? ये काफी मजबूत बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे जो इनके जो है पार्टिकल्स को अलग करना काफी डिफिकल्ट है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के कारण बनता है। द कंपाउंड जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब आप इस पे प्रेशर डालोगे तो क्या हो जाता है? चुकने चुकने चूर हो जाता है, जैसे शीशा टूटता है। कभी नमक को फोड़े हो? नमक अगर जब पत्थर हो जाता है तो देखिएगा, फोड़िएगा तो कैसे दाने में ब्रिटल हो जाता है। पीसेस पीसेस में अप्लाई करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े में जो है कन्वर्ट हो जाए। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब क्या होता है कि जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, और अगर जो ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी? यही बात भी वो कहता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड ऑफ हाई। पूछेगा क्यों? तो कहिएगा क्योंकि इनके बीच क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से मॉलिक्यूल दूर दूर जाना नहीं चाहते हैं, और दूर दूर जाना नहीं चाहते तो जिस कारण से क्या हो जाता है? उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपको मम्मी पापा के से अलग करना है, तो आप जल्दी अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मम्मी से बहुत ज्यादा बॉन्ड है कि नहीं? लेकिन अब देखिए, कई बार जो है मम्मी पापा जो है बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? स्कूल भेज देते हैं। और कौन सा वाला? रेसिडेंशियल वाला।
तो जैसे रेसिडेंशियल वाला भेजते हैं, मम्मी जाती है तो कैसे फुट फुट के रोते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को। एक्चुअली इससे पहले मैं जो पढ़ाता था ना, और मैंने भी, मेरे घर के पास ही हॉस्टल था, तो वहां पे ऐसा होता था। जब कोई मम्मी आ जाती थी, मत पूछिए, वो तो रोते रोते बेहाल हो जाता था। फिर हम लोगों को जाना पड़ता था चुप कराने के लिए। सर आपके घर के नजदीक ही था स्कूल? हाँ, क्या बोले सौरभ? सर आपके घर के नजदीक ही था नवोदय स्कूल? आपके आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। सर आपके घर के नजदीक ही है नवोदय स्कूल? हाँ, मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर था। हमें नवोदय वाला तो बड़ा हो जाता है ना बच्चे, तो फिर उतना ज्यादा रोते नहीं है। जो 4th 3rd में पढ़ते हैं वो बच्चे रोते हैं, क्योंकि उनको मम्मी, बहुत सारी उनकी मम्मी की रिक्वायरमेंट होती है, कपड़े धोना, खाना खिलाना, तो इस सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बच्चा फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए दिक्कत होती है उसको। खैर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे। सर आपके घर कहाँ पे है? बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सारी चीजें जो है अच्छी नहीं लगती ना। अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि इनके बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस कारण से इंटर आयोनिक इंटरेक्शन इज हाई। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या लगता है, हाई लगता है, जिस कारण से वो पार्टिकल बंधे होते हैं, और जब बंधे होते हैं उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड आप कितना ज्यादा सॉल्युबल है। जैसे मैं कहूं, आप चौक और नमक को घोलोगे तो किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी? नमक। चौक छूटता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जैसे देख लो NaCl, MgCl, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। आप अगर पेट्रोल में नमक डाल दोगे तो घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाता है। इसी कारण से, किसी कारण से अगर जब वो बैठ जाएगा तो वो आपके इंजन में चले जाएगा, और फिर आपको इंजन को क्या कर देता है, खराब कर देता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं बात करूं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट करता है। सॉलिड स्टेट में कहोगे सर कैसे? आपने NaCl देखा है? यस सर। यस सर। कहाँ पे होता है? सर नमक। हाँ, नमक, सॉल्ट कहते हैं। ये जो आप लोग डेली खाना के साथ खाते हो वही नमक है। क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है क्या? नहीं। तो नहीं होता, क्योंकि इसके पास चार्ज या आयन नहीं होते। किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए या तो चार्ज होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं है। फ्री इसने इलेक्ट्रॉन। तो खुद ही क्या किया है, आपस में एक दूसरे से मिल के जो है, यानी कि जो क्या करा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। अब जब शेयरिंग यानी कि जो बॉन्ड बनाया है एक को देने के बाद, उसके पास तो दोनों के पास कमी हो गया, वो कहां से देगा? इसी कारण से ये जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है। इसी कारण से सॉलिड स्टेट में ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड। बट मॉल्टन में, अब कहोगे सर मॉल्टन का मतलब क्या होता है? लिक्विड। आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो हीट करके, तो जो बनता है उस स्टेट को मॉल्टन स्टेट कह देते हैं। और जब ये मॉल्टन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। वही कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं वापस से, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। बट ये सॉलिड फॉर्म में NaCl है तो इसमें नहीं करेगा। NaCl को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो करेगा। तीसरा, आप इसका सॉल्यूशन बना दोगे तो भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम पानी में नमक को मिला देते हैं। इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है।
इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। A solution of ionic compound in water contains ion which move to the opposite electrode. वो क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो कि आपने, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना देता हूं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक साइड हमने पॉजिटिव, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा आगे हम बताएंगे भी इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हमने जो है बैटरी से जोड़ दिया है, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव को कहते हैं कैथोड, यहाँ टी आ गया तो, और इसको हम लोग कहते हैं एन आ गया तो नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया। अब जैसे ये हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ गया। अब अगर जो Na+ टूटेगा, यहाँ पे Na+ एंड Cl- टूटेगा, और जैसे ही Na+ टूटेगा तो नेगेटिव वाले के पास जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास, और क्लोरीन जो है यानी कि नेगेटिव है तो किस पे जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। वही वो कहता भी है कि पॉजिटिव वाला, यहाँ पे देखिए, when electricity is passed through solution, ionic compound in solid do not conduct electricity. यहाँ पे कहा है a solution of ionic compound in water ion contains ion which move to the opposite electron, यानी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाएगा एंड पॉजिटिव वाला जो है नेगेटिव में जाएगा। Ionic compound in solid state do not conduct electricity because movement of ion in solid is not possible. मैंने बताया था कि अगर जो सॉलिड स्टेट में होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आयन का जो है फ्लो नहीं हो पाता या चार्ज का फ्लो नहीं होता है। बट इन मॉल्टन स्टेट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इन मॉल्टन स्टेट, जैसे मैंने कहा था उसको जो है आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। This is possible in molten state since electrostatic force of attraction between the opposite charge ion are overcome due to the heat. वहां पे जैसे ही आप हीट करते हो तो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, मूव करने लगता है, और जैसे ही मूव करने लगता है तो वहां पे क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं।